नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने कह सकते हैं दुनिया भर में लाखों लोगों को छुआ है। पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। जी बिल्कुल, एक बहुत ही खास किताब। हाँ, तो हमारे पास इसका एक सार है और कहानी है सैंटियागो नाम के एक नौजवान चरवाहे की। आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ कहानी ना बताएं, बल्कि इसके जो गहरे मतलब हैं वो नुक्ते जो शायद पहली बार में पकड़ में नहीं आते। हाँ, और जो इसके पीछे जीवन का दर्शन है उसको भी टटोलें। बिल्कुल, मतलब कम समय में कहानी की रूह तक पहुंचने की कोशिश। बढ़िया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक सपने से, है ना? हाँ, सपने से। एक साधारण सा लड़का सैंटियागो चरवाहा है, अपनी भेड़ों के साथ घूमता है, खुली हवा आज़ादी पसंद है, लेकिन उसे एक सपना, वो सपना बार बार आता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास कोई खजाना है, उसका इंतजार कर रहा है। हाँ, वही सपना। अब आमतौर पर लोग ऐसे सपनों को भूल जाते हैं, पर सैंटियागो के मन में ये बात कहीं अटक सी जाती है। वो इसे समझने के लिए फिर एक जिप्सी औरत के पास जाता है। वो भी कह देती है कि हाँ भाई, तुम्हें जाना चाहिए। पर जो असली मोड़ है वो तब आता है जब उसकी मुलाकात होती है मेल्कीजेडेक से। मेल्कीजेडेक, जो खुद को सेलम का राजा बताता है, एक रहस्यमयी बूढ़ा। हाँ बिल्कुल, कोई आम बूढ़ा नहीं लगता वो। और यही वो है जो सैंटियागो को वो खास आइडिया देता है पर्सनल लेजेंड का। पर्सनल लेजेंड यानी हर इंसान के जीवन का एक मकसद, एक नियति जिसे पूरा करने के लिए वो बना है। ये विचार ही कहानी का केंद्र है। और मेल्कीजेडेक उसे सिर्फ हौसला नहीं देता, वो उसे दो खास पत्थर भी देता है, यूरिम और थुम्मिम। हाँ, वो मदद के लिए कि जब शगुन या संकेत समझने में मुश्किल हो। हाँ, कहते हैं कि पुराने जमाने में इनसे हाँ या ना का इशारा मिलता था। जब दिल की आवाज साफ ना हो तो शायद ये मदद कर सकें। और बस इसी प्रेरणा से सैंटियागो एक बहुत बड़ा फैसला कर लेता है। अपनी भेड़ें बेच देता है। हाँ, सब कुछ दांव पर लगा देता है। हाँ, और मिस्र के लिए निकल पड़ता है। यहीं पर 1 मिनट रुकना चाहिए। सोचिए, एक सपना जिसे शायद कोई वहम कह दे, वो किसी की जिंदगी का रास्ता कैसे बदल देता है। सही बात है। ये पर्सनल लेजेंड का जो कॉन्सेप्ट है कि हम सबका एक खास मकसद है, ये पूरी कहानी की रीढ़ है। और मेल्कीजेडेक जैसे गाइड का ठीक वक्त पर मिलना, ये सिर्फ संयोग नहीं लगता। हाँ, वो सपने को एक नाम देता है, एक दिशा। बिल्कुल, वो उसे मकसद का नाम देता है। और ये पत्थर यूरिम और थुम्मिम, ये एक तरह से भारी सहारे की तरह है, जो शायद तब तक मदद करते हैं जब तक अंदर की आवाज, वो जो अंदर की समझ है, मजबूत ना हो जाए। अच्छा, ये दिखाता है कि शुरुआत में हमें अक्सर बाहरी मार्गदर्शन की, एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम उठाता है, असल दुनिया उसे, कह सकते हैं, एक झटका देती है। हाँ, उत्तरी अफ्रीका, टैंजियर शहर। पहुंचते ही कुछ ही देर में उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। सब कुछ लुट जाता है। सोचिए, एकदम नई जगह, कोई जान पहचान नहीं, जेब खाली, कोई भी इंसान टूट सकता है ऐसी हालत में। बहुत बुरी हालत थी। बहुत बुरी हालत थी। तो बहुत निराश होता है, सोचता है कि छोड़ो सब, घर लौट जाता हूँ। लेकिन फिर उसे मेल्कीजेडेक की बात याद आती है कि अपने सपने को कभी छोड़ना नहीं। हाँ, और यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। अब उसे पैसे कमाने हैं, आगे बढ़ना है तो कमाना पड़ेगा। तो वो एक क्रिस्टल बेचने वाले की दुकान पे काम करने लगता है। एक बूढ़ा व्यापारी। हाँ, और मजे की बात यह है कि वो सिर्फ नौकरी नहीं करता, वो अपनी होशियारी से, अपनी समझ से उस दुकान में जो लगभग बंद होने वाली थी उसमें जान डाल देता है। वो जैसे वो आइडिया देता है क्रिस्टल के ग्लासों में चाय बेचने का। हाँ बिल्कुल, ये नया आइडिया था और ये कमाल कर जाता है, दुकान चल निकलती है। ये हिस्सा ना बहुत कुछ सिखाता है। पहली बात तो ये कि मुश्किलें हमें रोक सकती हैं या फिर हमें कुछ नया सीखने पर मजबूर कर सकती हैं। हाँ, पैसा चोरी होना एक बहुत बड़ा झटका था, पर इसी वजह से उसे क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ रुकना पड़ा। और वहां उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि व्यापार की समझ भी सीखी, ऑब्जर्व किया। सही। और दूसरी, जो शायद ज्यादा गहरी बात है, वो है आराम और सुरक्षा बनाम अपने सपने का पीछा। वो जो व्यापारी है, वो खुद अपने मक्का जाने के सपने को दबाए बैठा है सालों से। हाँ, वो दुकान में ही अटका हुआ है। बिल्कुल। और वो सैंटियागो को भी वही आराम की जिंदगी देना चाहता है, एक तरह का लालच। हाँ, वो तो है, एक सुरक्षित जानी पहचानी जिंदगी का लालच। हाँ, लेकिन सैंटियागो अब तक शायद थोड़ा समझ चुका है कि उसका रास्ता ये नहीं है। बिल्कुल। यही सैंटियागो का चुनाव मायने रखता है। वो उस आराम को ठुकराकर आगे बढ़ने का फैसला करता है। हाँ, ये दिखाता है कि उसने सबक सीख लिया है कि असली मंजिल आराम नहीं, बल्कि अपने पर्सनल लेजेंड को जीना है। और कई बार आगे बढ़ने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है।
सैंटियागो ये कर दिखाता है। हम्म वो व्यापारी का किरदार एक चेतावनी की तरह है कि कैसे आराम की आदत, वो जो सिक्योरिटी है, वो सपनों पर भारी पड़ सकती है। सही कहा। तो अब कुछ पैसे जमा हो गए हैं, हिम्मत भी बढ़ गई है, वो सहारा रेगिस्तान पार करने वाले एक कारवां के साथ हो लेता है। एक लंबा मुश्किल सफर। हाँ, और ये रेगिस्तान की यात्रा ये अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी साबित होती है उसके लिए। यहीं उसकी मुलाकात होती है एक अंग्रेज से। हाँ, वो अंग्रेज बड़ा दिलचस्प किरदार है। ये अंग्रेज एल्केमी यानी कि कीमियागरी सीखने के लिए एक गुरु की तलाश में निकला है, नखलिस्तान जा रहा है। उसने सालों किताबें पढ़ी हैं, एल्केमी के रहस्य समझने की कोशिश की है किताबों से। हाँ, वो सैंटियागो को बताता है फिलोसोफर स्टोन के बारे में, वो चमत्कारी पत्थर जो किसी भी धातु को सोने में बदल दे, और जीवन अमृत के बारे में भी, जिससे अमरता मिल जाए। हाँ। लेकिन यहाँ कहानी बहुत खूबसूरती से दो तरह के ज्ञान के बीच का फर्क दिखाती है। कैसे? एक तरफ अंग्रेज है, उसका ज्ञान किताबी है, सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल। हाँ। दूसरी तरफ सैंटियागो है, जो अब सीधे दुनिया से सीख रहा है, अनुभव से। अच्छा। वो रेगिस्तान को पढ़ना सीखता है, हवा, रेत, तारे, कारवां के चलने का तरीका वो महसूस करता है। वो समझता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की जो भाषा है उसको सुनने और समझने में भी है। और यही एल्केमी का गहरा मतलब भी धीरे धीरे सामने आता है। एल्केमी का गहरा मतलब सिर्फ सोना बनाना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ बाहरी चीज है। एल्केमी का असली सिंबॉलिक मतलब है खुद का रूपांतरण, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा। अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर के सीसे को मेहनत, समझ और अनुभव से सोने में बदलना, यानी एक बेहतर, ज्यादा जागरूक, ज्यादा मुकम्मल इंसान बनना। वाह। सोने की तलाश में है किताबी नुस्खों में, जबकि सैंटियागो अनजाने में ही सही अंदरूनी सोने की राह पर चल पड़ा है। वो अनुभव से सीख रहा है, जो शायद किताबी ज्ञान से ज्यादा कीमती साबित होता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। खैर, कारवां आखिरकार अल फयूम नाम के नखलिस्तान पहुंचता है। ओएसिस। रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरी भरी जगह। हाँ, पानी वाली जगह। लेकिन यहाँ एक पेंच है, कबीलों की लड़ाई चल रही है। हाँ, ट्राइबल वॉर। तो कारवां वहीं फंस जाता है। उन्हें अनिश्चित काल के लिए वहीं रुकना पड़ता है। ये भी एक तरह की परीक्षा। और इसी रुके हुए वक्त में सैंटियागो की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आता है, बहुत बड़ा। उसकी मुलाकात होती है फातिमा से, एक रेगिस्तानी लड़की। और उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है, इतना गहरा कि वो सोचने लगता है शायद यही मेरा खजाना है, मिल गया खजाना, शायद मुझे यहीं रुक जाना चाहिए, अब और आगे जाने की क्या जरूरत है। ये एक बहुत ही मानवीय पल है। प्यार अक्सर हमें अपनी मंजिल से भटका सकता है, या हमें लगता है कि हमें मंजिल मिल गई। हाँ, लगता है। लेकिन यहीं फातिमा का किरदार कहानी को एक नई और बहुत जरूरी दिशा देता है। वो रेगिस्तान की बेटी है, वो इंतजार और विश्वास का मतलब समझती है। हाँ, फातिमा उसे बड़ी खूबसूरती से समझाती है। वो कहती है कि अगर प्यार सच्चा है तो वो कभी किसी को उसके पर्सनल लेजेंड के रास्ते से रोकेगा नहीं, बल्कि ताकत बनेगा। हाँ, वो कहती है जाओ अपना सपना पूरा करो, मैं इंतजार करूंगी। रेगिस्तान की औरतें इंतजार करना जानती हैं। ये बात सैंटियागो को बहुत हिम्मत देती है। बिल्कुल, ये प्यार को बंधन नहीं बल्कि उड़ान भरने की आजादी की तरह दिखाता है। एक सेल्फलेस लव जो दूसरे की यात्रा का, उसके मकसद का सम्मान करता है। सही। और इसी नखलिस्तान में सैंटियागो की एक और काबिलियत सामने आती है ना? वो शगुन पढ़ने वाली बात। हाँ, वो तो कमाल का वाकया है। एक दिन वो आसमान में बाजों को लड़ते हुए देखता है, हॉक्स, और उसे अचानक एक विजन आता है। एक भयानक एहसास होता है कि नखलिस्तान पर हमला होने वाला है। ये एक शगुन था। ओमेन। पहले तो वो हिचकिचाता है कि कौन मानेगा मेरी बात, मैं तो बाहरी हूं। लेकिन फिर हिम्मत करके वो नखलिस्तान के जो सरदार हैं उनको बताता है। ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। शुरू में सरदार शक करते हैं, लेकिन फिर उसकी बातों में सच्चाई देखकर और शायद उसकी आंखों में वो विश्वास देखकर वो तैयारी कर लेते हैं। और सचमुच हमला होता है। हाँ, लेकिन तैयारी की वजह से नखलिस्तान बच जाता है। बहुत सी जानें बच जाती हैं। वाह। इस घटना के बाद सैंटियागो का सम्मान बहुत बढ़ जाता है। लोग मानने लगते हैं कि हाँ, ये लड़का सचमुच ब्रह्मांड की भाषा समझ सकता है। ये एक बहुत बड़ा कदम है सैंटियागो के विकास में, उसके कॉन्फिडेंस में। अब वो सिर्फ संकेतों को समझ नहीं रहा, बल्कि उन पर अमल करके, एक्ट करके दुनिया पर असर भी डाल रहा है। हाँ, उसका डर धीरे धीरे विश्वास में बदल रहा है। बिल्कुल।
वो बाहरी दुनिया के साथ साथ अपने अंदर की शक्ति को भी पहचानने लगा है। ये नखलिस्तान का पड़ाव उसके लिए प्यार और अपनी आंतरिक शक्तियों दोनों को समझने का एक बहुत अहम मोड़ साबित होता है। और इसी नखलिस्तान में उसकी मुलाकात होती है उस शख्स से जिसकी तलाश में वो अंग्रेज इतनी दूर आया था। असली कीमियागार, द एल्केमिस्ट। हाँ, ये कोई 200 साल का बूढ़ा बताया जाता है जिसके पास गजब का ज्ञान और समझ है। हाँ, और ये एल्केमिस्ट मेल्कीजेडेक से अलग है। मेल्कीजेडेक ने उसे रास्ता दिखाया था, बाहरी मदद दी थी, जैसे वो पत्थर। एल्केमिस्ट उसे अंदर झांकना सिखाता है। वो उसे बताता है कि सबसे बड़ा ज्ञान तुम्हारे दिल में है, अपने दिल की सुनो। दिल की सुनो? हाँ, वो उसे विश्व की आत्मा, सोल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताता है। वो अनदेखी शक्ति जो हर चीज को आपस में जोड़ती है और जिससे जुड़कर ही असली रूपांतरण होता है, असली एल्केमी। अच्छा, तो एल्केमिस्ट अब सैंटियागो को उसके सफर के आखिरी हिस्से के लिए तैयार करता है। हाँ, गाइड करता है। तब एल्केमिस्ट एक चौंकाने वाला दावा करता है। वो योद्धाओं से कहता है कि ये लड़का, मतलब सैंटियागो, ये इतना शक्तिशाली है कि ये खुद को हवा में बदल सकता है। हाँ, हवा में। और ये साबित करने के लिए वो 3 दिन का वक्त मांगता है। अब सैंटियागो तो ये सनकली घबरा जाता है। उसे लगता है ये कैसे होगा, ये तो नामुमकिन है। ये कहानी का क्लाइमैक्स है एक तरह से, जहां तर्क और विश्वास की असली लड़ाई होती है। हाँ, सैंटियागो डरता है क्योंकि ये उसकी समझ से, लॉजिक से परे है, लेकिन एल्केमिस्ट उसे उकसाता है, उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए कहता है। और फिर वो 3 दिन। हाँ, वो 3 दिन। वो सैंटियागो के गहरे ध्यान, प्रार्थना और प्रकृति से संवाद के दिन होते हैं। वो रेगिस्तान से बात करता है, हवा से बात करता है, सूरज से बात करता है, और आखिरकार उस विश्व की आत्मा से जुड़ने की कोशिश करता है, मदद मांगता है, खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जैसे हम शायद चमत्कार ही कह सकते हैं। हाँ, वो एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है, मिस्टिकल एक्सपीरियंस। वो सचमुच हवा में बदलता है या नहीं, ये शायद उतना जरूरी नहीं है। अच्छा, जरूरी ये है कि वो अपने डर पर पूरी तरह काबू पा लेता है और प्रकृति की शक्तियों और उस परम चेतना के साथ एक हो जाता है। ऐसा महसूस होता है कि प्रकृति उसकी सुन रही है। तेज हवा चलती है, रेत का तूफान आता है। योद्धा ये देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इसने वाकई कुछ अविश्वसनीय कर दिखाया है। वो उन्हें जाने देते हैं। तो ये सिर्फ कोई चाल नहीं थी, उसके एनलाइटनमेंट का सबूत था। ये दिखाता है कि जब आप पूरी तरह अपने मकसद के प्रति समर्पित होते हैं और ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, तो वो सीमाएं जो हम सोचते हैं वो टूट सकती हैं। क्या बात है। तो इस अविश्वसनीय अनुभव के बाद आखिरकार फाइनली सैंटियागो पिरामिडों तक पहुंच ही जाता है, अपनी मंजिल पर। थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा हुआ। वो उस जगह को पहचान लेता है जो उसने सपने में देखी थी और खुदाई शुरू कर देता है अपने खजाने के लिए। इतने सालों का सपना पूरा होने वाला है। हाँ, लेकिन किस्मत देखिए, अभी एक और परीक्षा बाकी थी। अरे, जैसी वो खुदाई कर रहा होता है, कुछ लुटेरे आ जाते हैं। ओह, वो उसे मारते पीटते हैं और उसके पास जो थोड़ा सोना अल्केमिस्ट ने दिया था वो भी छीन लेते हैं। इतनी मेहनत के बाद ये। हाँ, जब सैंटियागो उन्हें बताता है कि वो यहाँ क्यों आया है, अपने सपने और खजाने के बारे में, तो लुटेरों का जो सरदार है उसका मजाक उड़ाता है। मजाक उड़ाता है। हाँ, वो कहता है सपने, अरे मैं भी सपनों पर यकीन नहीं करता। मुझे भी एक बार यहीं खड़े होकर सपना आया था कि स्पेन में एक पुराने टूटे हुए चर्च के पास एक गूलर के पेड़ के नीचे खजाना गढ़ा है। पर क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि एक सपने के पीछे इतनी दूर जाऊं? ओह माय गॉड। और जैसे ही सैंटियागो ये सुनता है, उसके दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध जाती है। उसे सब समझ आ जाता है। उसे समझ आ जाता है। हाँ, वो हंसने लगता है। लुटेरे उसे पागल समझकर छोड़ जाते हैं। और ये कहानी का सबसे शानदार, सबसे गहरा मोड़ है। आयरनी देखिए, विडंबना। हाँ, खजाना मिस्र में नहीं था, बल्कि वहीं था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, स्पेन में, उसी चर्च के पास, उसी पेड़ के नीचे। तो क्या मतलब वो है इस पूरी यात्रा का? क्या ये सब बेकार गया? इतनी मुश्किलें, इतना सफर? यही सवाल उठता है। लेकिन नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं गया। मतलब बहुत गहरा था। शायद असली खजाना वो सोना चांदी था ही नहीं। तो फिर क्या था? असली खजाना तो वो सैंटियागो था, जो इस यात्रा के दौरान बना। वो अनुभव, वो ज्ञान, फातिमा का प्यार, एल्केमिस्ट की सीख, प्रकृति को समझना, अपने डर पर जीत पाना, विश्व की आत्मा से जुड़ना, ये सब मिलकर ही असली खजाना थे। यात्रा ने उसे इतना बदल दिया, इतना सिखा दिया कि अब वो उस भौतिक खजाने का सही मोल समझ सकता था और शायद उसे पा भी सकता था।
जैसे एल्केमिस्ट ने कहा था, जहां तुम्हारा दिल है वही तुम्हारा खजाना है। अच्छा, उसे खजाने तक पहुंचने के लिए पहले अपने दिल तक पहुंचना पड़ा, अपने अंदर के खजाने तक। पूरी यात्रा ही एक तरह की कीमियागिरी थी जिसने सैंटियागो को अंदर से बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। वाह, बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी कहानी के सार को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना चाहें तो क्या निकल कर आता है? पहली बात तो जाहिर है अपना पर्सनल लेजेंड पहचानना और उसका पीछा करना, अपने दिल की सुनना। बिल्कुल, सबसे जरूरी। दूसरी, ब्रह्मांड हमसे लगातार बात करता है, शगुनों और संकेतों के जरिए, ओमेंस के जरिए। हमें बस उन्हें देखना और समझना सीखना होगा, ध्यान देना होगा, जैसा सैंटियागो ने सीखा। तीसरा, सच्चा प्यार कभी हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनता, बल्कि हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है, जैसा फातिमा ने किया। वो स्वार्थी नहीं होता। सही कहा। चौथा, असली दौलत सिर्फ पैसा या सोना नहीं, बल्कि हमारा अंदरूनी विकास है, हमारी समझ, मुश्किलों से सीख कर आगे बढ़ना, आत्म खोज ही असली खजाना है। और पांचवा, शायद ये कि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। वो विश्व की आत्मा, प्रकृति, हम सब एक ही ताने बाने का हिस्सा हैं। इस जुड़ाव को महसूस करना जरूरी है। एकदम सही कहा। ये कहानी यही कहती है कि मंजिल जरूरी है, अपने सपने का पीछा करना जरूरी है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का जो सफर है वो आपको बनाता है। असली कीमिया, असली ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होता है जब आप अपने सपने का पीछा करते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? क्या हम सबका भी कोई पर्सनल लेजेंड है, कोई खास मकसद जिसके लिए हम बने? हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। और अगर है तो क्या हम उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो जो आराम की तलाश है उसमें इतने खो गए हैं कि उन संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं? वो इशारे जो शायद हमें हमारे असली रास्ते की तरफ बुला रहे हो। क्या हम अपने दिल की वो धीमी सी आवाज सुन पा रहे हैं, या हमने उसे दुनिया के शोर में कहीं दबा दिया है? ये सोचने वाली बात है, अपने अंदर झांकने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।